1 घंटे बाद पेश होगा देश का बजट। थोड़ी देर में संसद में कैबिनेट बैठक, कैबिनेट की से बजट को मिलेगी मंजूरी। पीएम मोदी भी संसद में मौजूद रहेंगे। प्रोटोकॉल होता है, पहले वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं और उसके बाद ये कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाता है और उसके बाद अब देखिए रेड आईपैड हो गया है। आईपैड का कलर कुछ भी हो लेकिन रेड कवर उसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये इंटरेस्टिंग है सुमेरा। जी हाँ, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी दी गई है। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को खिलाई है दही चीनी। हर बार की तरह तो भारतीय संस्कृति का भी हम हर बार ये एक खास पल देखते हैं जब राष्ट्रपति दही चीनी खिलाती हैं। एक खास साड़ी भी पहनी है निर्मला सीतारमण ने। तमिलनाडु से आती है वो पद्धति जिसकी उन्होंने साड़ी पहनी है। तो पिछली बार उन्होंने बिहार की साड़ी पहनी थी, इस बार तमिलनाडु की साड़ी पहनी है। यानी उसमें भी संकेत हैं। बिहार में चुनाव होने वाले थे तब और तमिलनाडु में चुनाव होंगे अब। लेकिन देखिए थोड़ी देर में संसद में कैबिनेट की बैठक होगी, वहां पर इसको मंजूरी दी जाएगी और फिर शुरू हो जाएगा बजट भाषण। हमारे साथ इस वक्त आमोद राय जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष के पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यानी कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा बजट। निश्चित तौर पर देखिए 10:15 बजे ये बजट पेश किया जाएगा कैबिनेट के सामने और कैबिनेट इसको एक बार अप्रूव कर देगी। उसके बाद इसको सदन के अंदर लोकसभा में निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तकरीबन 10:15 बजे ये बैठक शुरू होगी और 11:15 बजे तक ये बैठक खत्म होगी। लेकिन ये जरूर है कि निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से इस बजट के लिए पिछले 2.5 महीनों में काफ़ी मशक्कत और मेहनत किया है, उसका आज आखिरी दिन है और देश के जो वित्तीय हालात हैं उसको देखते हुए आगे कैसे इसमें और मजबूती लाया जाए, इस पर विशेष फोकस किया गया है। और भारतीय जो उद्योग धंधे हैं उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर ज़्यादा इसमें ध्यान दिया गया है। तो निर्मला सीतारमण ने जो अब पिछले 2-2.5 महीनों में मेहनत और मशक्कत किया है उसको आज जनता के सामने रखेंगी मूल्यांकन के लिए। और इस बजट में क्या क्या रहता है ये देखने वाला महत्वपूर्ण विषय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जाहिर तौर पे पिछली बार बजट में आपने जो बात काफी बड़ा पूरा देश राहत मिली। देश के लिए समझना जरूरी है कि बजट में टोन क्या होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, क्योंकि वो टोन बहुत कुछ सेट करेगी। बिटवीन द लाइंस हमें समझने की कोशिश करना होगा, क्योंकि क्या निकलता है क्या आता है हर एक को अपनी अपनी पड़ी है। लेकिन इस सब के बीच में ट्रंप को भी अपनी पड़ी है। बजट से पहले ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत। ओहो, ये देखिए ट्रंप ने कहा है ईरान से तेल नहीं खरीदेगा भारत। ट्रंप ने ये कहा है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। दुनिया में अगर वेनेजुएला जितने गंदे तेल की रिफाइनिंग की बात की जाए तो वो सिर्फ भारत में, यूरोप में, चाइना में ही फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। लेकिन एक क्विक टेक यहां पर आलोक पुराणिक सर हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। अब सर ये बताइए, तेल का खेल अपनी तरफ चल रहा है, टैरिफ का खेल अपनी तरफ चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो हुआ वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी एज ऑफ नाउ भारत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए, डर का माहौल है और मैं कहूँगा डर बहुत अच्छा है। डरना बहुत ज़रूरी है। डर होगा तो स्पीड होगी, स्पीड होगा तो रिफॉर्म्स होंगे, रिफॉर्म्स होंगे तो रिजल्ट आएंगे। एक अच्छी बात ट्रंप साहब ने यह कर दी कि अब इंडिया की इकोनॉमी में बिजनेसमैन में, पॉलिसी प्लानर्स में लेथार्जी थी कि साहब यूएस का इंडिया का बड़ा अच्छा रिलेशन है, चलता रहेगा। अब इंडिया मार्केट सर्च कर रहा है इमरजेंसी में और बहुत तेज़ गति से। अगर ये डर ना होता तो EU इंडिया डील इतना स्मार्ट और इतना फास्ट नहीं होता। अगर डर नहीं होता तो अरब कंट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट हुक्मरान इंडिया नहीं आ रहे होते। मुझे लगता है ये एक ट्रंप भारत का बहुत भला कर रहे हैं। इस तरह की 4 धमकियाँ और दे देंगे तो इंडिया का जो पॉलिसी लेथार्जी सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। जो मुझे समझ में आ रहा है जी, मुझे समझ में आ रहा है कि ये धमकी एक तरह से पॉजिटिव है कि वेनेजुएला का तेल अगर मार्केट में आए, वो आए वेनेजुएला का, रशिया का, कहीं का भी आए तो मार्केट में प्राइजेस कम होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आने वाले वक्त में ये देख पाता हूँ कि सोने के भावों में जो बहुत तेज गिरावट आ रही थी, तेजी आ रही थी, ऑलमोस्ट इलॉजिकल, वो इस वजह से आ रही थी कि लोग मान के चल रहे थे कि साहब ये ट्रंप साहब क्या करते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन धीमे धीमे अभी एक चीज़ और समझ में आ रही है कि ट्रंप साहब रोज़ कुछ कहते हैं और उसमें से आधी से ज़्यादा बातें बकवास होती हैं।
तो आप जो सुबह तब महत्व दे रहे ट्रम्प साहब को, शाम तक कुछ और बात कर रहे हो। यानी आपको ये लगता है कि ट्रम्प जो कह रहे हैं उस पर उतना अब लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी असलियत क्या है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, सिर्फ उनके बयान पर नहीं कुछ भी बदल देखिए, जाएगा। मार्केट को जो लोग चलाने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत समझदार होते हैं, वो बयानों से नहीं एक्चुअल रिजल्ट्स पर देखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में हमेशा रहता है, बजट में मिडिल क्लास पर फोकस संभव है? मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है? सैलरी वालों को टैक्स में क्या राहत मिल सकती है? टैक्स स्लैब या स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव संभव है? कहा जा रहा है टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद हालांकि नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ बदलाव किया जा सकता है और उससे राहत मिल सकती है सैलरीड क्लास को, उससे राहत मिल सकती है मिडिल क्लास को। ये एक अहम बिंदु हो सकता है। हमारे साथ सागर सिन्हा भी मौजूद हैं, उनसे बात करें उससे पहले हम ये दिखा देते हैं कि क्या हो सकता है और इससे क्या बदलाव होगा, किस तरह से राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास को लेकर बजट में खास ऐलान की जो बात हो रही है वो देखते हैं क्या होगा। देखिए, ऐसे में बजट से आम आदमी की उम्मीदें क्या हैं ये समझना जरूरी है। आयुष्मान भारत का जो दायरा है वो बड़े, हर टैक्स पेयर को मिले कवर, 70 से कम उम्र वालों को मिले आयुष्मान कार्ड। मैं तो इसमें एक और रिक्वेस्ट करूंगा, हर जगह इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया जाए। कई अस्पतालों में अभी भी नहीं होता है। खैर, क्योंकि मैं ईमानदारी से टैक्स देता हूं, हम सभी देते हैं। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नाकाफी है, गंभीर रोग होने पर बचत खत्म हो जाती है। अस्पतालों का बिल आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। सुमेरा जी हाँ, और सागर सिन्हा से मैं सवाल ले रही थी। सागर सिन्हा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि आम लोग, सैलरीड क्लास और सरकार के लिए भी ये बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ से लोगों के लिए जो बाजार में खरीदारी है वो बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, उसके लिए भी ये जरूरी है। तो क्या वहाँ कुछ हो सकता है? देखिए, सरकार के पास जब कमाई बढ़ती है ना, तो सरकार के पास एक्स्ट्रा बफर होता है आम आदमी के पास ज़्यादा रिबेट, ज़्यादा छूट देने के लिए। लेकिन पिछले 1 साल का अगर डेटा देखा जाए तो सरकार का टैक्स कलेक्शन का जो स्पीड है वो लगभग हाफ हो गया है। आप 23-24 का अगर डेटा देखें तो लगभग टैक्स कलेक्शन 17% के आसपास था, टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ। लेकिन टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ जो लास्ट ईयर हुई है वो 8%, मतलब लगभग आधी हो गई है। जीएसटी कलेक्शन की जो ग्रोथ थी वो तकरीबन 7% से 6% के आसपास आ गई है। तो यानी कि सरकार की कमाई का जरिया लगभग आधा हो गया है। तो अच्छा, उसका बड़ा कारण है ट्रम्प का टैरिफ, उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी हिली है, उसकी वजह से हमारे एफआईआईज का भरोसा टूटा है, उसकी वजह से हमारे प्राइवेट प्लेयर्स जो इंडिया के हैं उनका भरोसा टूटा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हो, सरकार के पास कमाई का जरिया लिमिटेड है और कमाई कम हो गई हो, तो मुझे उम्मीद कम है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ज़्यादा इस बार किया जाएगा। आपको लगता है कि उम्मीद कम है कि बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, क्योंकि गुंजाइश कम है सरकार के पास, वो जो रूम है, वो स्पेस जो है वो कम हुआ है। लेकिन संजय कथूरिया जी, अभी ये कह रहे थे, हमारे साथ सागर जो मौजूद हैं वो कह रहे थे कि देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार तो तमाम इंसेंटिव दे रही है, उसके बावजूद नहीं बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम लेकर आए, उनके जो टैक्सेस हैं उसमें कमी की, उसके बावजूद उनके पास पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या हम देख सकते हैं कि सरकार कोई बड़ा पुश दे? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो निवेश हो रहा है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो अगर सरकार को चाहिए कि भारतीय कंपनी R&D में पैसा डालें, क्योंकि R&D होगा तो अच्छा प्रोडक्ट आएगा, अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो हमारा जो नाम है वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। तो हमें भी यूएस वाले सिस्टम अपनाने पड़ेंगे जहां पे R&D को बहुत सिग्निफिकेंटली इंसेंटिवाइज किया जाता है। हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अभी इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता, ना ही उस पर टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, ना ही टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर हमारे यहाँ का सिस्टम भी यूएस जैसा हो जाए तो भारतीय कंपनियां भी वो कोशिश करेंगी कि भाई हम भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, क्योंकि उन्हें पता होगा जो वो खर्चा करेंगे उनको टैक्स में बहुत जबरदस्त माफी मिल जाएगी, जिससे वो बचत कर पाएंगे। नहीं, लेकिन टैक्स में माफी दी उसके बावजूद नहीं बढ़ा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है निशांत जी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 6.2% बढ़ा। जनवरी में जीएसटी से सरकार को 1.93 लाख करोड़ मिले, लेकिन एफडीआई आउटफ्लो भी बढ़ गया है। यह भी नहीं भूलना चाहिए, और यह भी नहीं भूलना चाहिए हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं कि क्या सस्ता क्या महंगा होगा। 90% चीजें तो जीएसटी तय करती है। जी हाँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि बजट के दिन गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। गिरावट के बाद सेंसेक्स में मामूली बढ़त देखी गई है, लेकिन बाजार गिरावट के साथ खुला है। तो आज इतवार का दिन है, लेकिन सब काम पर हैं बाजार में। लेकिन आपके ठीक पीछे हमारे एक मेहमान बैठे हुए हैं जिनका थोड़ी, ये पहले एक बार आप ये देखिए, निर्मला सीतारमण को देखिए, कांजीवरम साड़ी पहनी है इन्होंने। मैं आपको ये बताना चाहूंगा,
तमिल की हैंडमेड सिल्क की कांजीवरम साड़ी पहनी है और रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ी शानदार जानकारी आपके लिए, ठीक पीछे बैठे उनका एक रील देखा आपने जो गाड़ी में बताया था, जरा पब्लिकली को अभी बता दीजिए कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, बल्कि क्यों ना खरीदे, बताइए सर। एक बार आ रहे हैं आप, बताइए सर। तो बेसिकली हमें आज कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए जो भी इन्वेस्टर्स है, बिकॉज वो आज खरीदेंगे तो कल बेच नहीं पाएंगे। तो अगर मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है और आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर आप सिंगल डे ट्रेड करना चाहते हैं प्लीज आज मत कीजिए, कल आप उसको सेटल नहीं कर पाएंगे, आप बड़े लॉस में जा सकते हैं। जो करना है अब आप आज आप सिर्फ बैठकर TV9 भारतवर्ष देखिए, यहाँ पर हमारा विश्लेषण सुनिए, यहाँ पर आप सुनिए कि आपको आगे क्या करना है। तो आप करें कुछ नहीं, टीवी पर सिर्फ TV9 भारतवर्ष देखें, यही हम कहना चाहते हैं। जी हाँ, तो देखिए, लेकिन आज ये बता दें कि बजट के दिन शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला है, मार्केट करीब करीब फ्लैट है। ऐसे में शेयर बाजार निवेशक बजट से चाहते क्या है, आइए वो जानते हैं। तो देखिए, ये मैं शेयर बाजार निवेशक हूं अगर, तो क्या चाहिए उसे? लंबी अवधि के लिए निवेश पर 0% टैक्स चाहिए और छोटी अवधि के टैक्स में कमी हो, ये वो चाहते हैं। डिविडेंड पर टैक्स नहीं लिया जाए, ये भी एक निवेशक की इच्छा है। ये क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देता ही है वो व्यक्ति। लंबी अवधि के निवेश से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, मेरे निवेश से इकोनॉमी को मजबूती मिलती है और इस वजह से ऐसा करना चाहते हैं। मेरा जी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन इस सबसे पहले थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है उससे कितना नुकसान कितना फायदा होगा। अचल जी हमारे साथ बैठे हुए, एम्बेसडर अचल सर। सर, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव अ ट्रम्पेट, वी हैव अ प्रेसिडेंट, वो कुछ भी कर सकते हैं। इट वॉज fraudulent slip. Anyway, आपका क्या कहना है? How should India prepare itself? भारत अपने आप को कैसे कुशन करे आज के इस इकोनॉमिक, इंटरनेशनल और वोलेटाइल सिनेरियो में? देखिए निशांत, ये तो तय हो गया, ये पिछले साल में जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर और वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड से, कि हमें अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना है और वो उस दिशा में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अगर आप देखें तो पिछले एक साल में हमने कम से कम 4 जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। सबसे बड़ा उसमें इंडो यूरोपियन यूनियन के साथ इससे मदर ऑफ ऑल डील बताया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि मिटिगेटिंग इफेक्ट होगा। जो नुकसान हमें टैरिफ्स की वजह से यूएस ट्रेड में हो रहा है, जो हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टेक्सटाइल्स है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, जो नुकसान वहाँ उठा रही है, अब उनके लिए एक अल्टरनेटिव मार्केट्स खुलेंगी। प्रोसेस है, थोड़ी लंबी चलेगी। दूसरा जो चीज़ है, हमें अपने देश में कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारी एफडीआईज कम हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का। तो वो उसको कोई ना कोई सोच, ऐसा कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा या एश्योरेंस देनी होगी कि किसी भी वोलेटाइल सिचुएशन में उनकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे सेफ है। और जहाँ तक अपने डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर की बात है, वो मैं कई साल से सुन रहा हूँ, हम अपने प्राइवेट इंडस्ट्री को बार बार मोटिवेट करते हैं, थक गए हैं मेरे ख्याल से। शायद वो पता नहीं क्या उनकी जो प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, वो अपने देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। भूलना नहीं है कि 2047 का जो हमारा टारगेट है 30 ट्रिलियन इसका इकोनॉमी का, जो डेवलप्ड इकोनॉमी 30 ट्रिलियन तक जाने के लिए 8% से भी ऊपर हमें ग्रोथ रेट चाहिए जीडीपी का। वो अभी 7 के आसपास हॉवर कर रहा है। नोटेड सर। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे सुमेरा जी हाँ, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि हम आज TV9 भारतवर्ष पर हर उस व्यक्ति की आवाज सामने रख रहे हैं जो इस बजट को देख रहा है, यानी जो इस बजट से प्रभावित होता है, यानी देश का हर व्यक्ति। बजट से बच्चों को जो पढ़वाने वाले माता पिता हैं, यानी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनको भी काफी उम्मीदें हैं। वो क्या चाहते हैं, उनकी आवाज क्या है? मैं अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा चाहता हूँ। क्यों चाहिए ये? क्योंकि शिक्षा से जुड़े खर्च पर जीएसटी में उसे छूट चाहिए, कोचिंग में जो वो फीस दे रहा है उस पर उसे जीएसटी में छूट चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग में जीएसटी से छूट चाहिए, किताबों, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी से छूट चाहिए। अगर ये छूट मिलती है तो बच्चों की शिक्षा माता पिता के लिए और आसान हो जाएगी, क्योंकि कमाई और खाने पीने पर टैक्स देता है वो व्यक्ति। स्कूल कॉलेज की फीस तेजी से बढ़ी है, पढ़ाई कमजोर हुई है, तो देश को, अगर पढ़ाई कमजोर होती है या ये जो सेक्टर है उसमें लोगों को खर्च करने में दिक्कत आती है, तो देश को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से ये राहत आम आदमी को चाहिए ताकि शिक्षा पे जो वो खर्च कर रहा है उसमें उसे राहत मिले। हमारे साथ जयंत मल्होत्रा जी लेकिन मौजूद हैं।
जयंत मल्होत्रा जी आपके पास जाएं उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशनीर ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर भारत पे और शार्क टैंक इंडिया के जज। बहुत शुक्रिया अशनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज बजट में क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं देश के सामने, उनसे निपटने के लिए क्या बड़े कदम हो सकते हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो मोटिवेट हो नहीं रहा है बार बार तमाम इंसेंटिव्स देने के बावजूद। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर क्यों मोटिवेट नहीं हो रहा है? बिकॉज जो आप इंसेंटिव दे रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पूरा ब्लेम प्राइवेट सेक्टर पे नहीं डाल सकते। एक प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्सेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप जितना भी ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं, फैक्ट ये है कि ऑन द ग्राउंड लोगों को डिफरेंस नहीं पता लग रहा है। इनफैक्ट जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन हैं वो सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ऊपर वाले तो ईज ऑफ बिजनेस की बात करते रहते हैं, बट जब हमको ग्राउंड पे जीएसटी अफसर, इनकम टैक्स अफसर, कोई और अफसर से मिलना पड़ता है, हमको पता है ना क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में नहीं है। एंड इसकी की वजह से जितने बिजनेसमैन हैं वो अपने सब बच्चों को बाहर भेजे जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बाहर सेटल हो जाओ, बाहर बिजनेस कर लो, रादर देन इंडिया में बिजनेस करने की कोशिश करो और वही मुसीबतों से गुजरो जो जिनसे वो गुजर चुके हैं। दूसरी चीज आते हैं टैक्सेशन पे। आपने टैक्सेशन से पूरी इंडस्ट्री की कमर तोड़ रखी है, हर आम इंसान की कमर तोड़ रखी है। कोई जूस बचा ही नहीं है, ना किसी इंसान के पास कोई सेविंग है, कैपिटल सेविंग, ना कोई कॉर्पोरेट के पास सेविंग है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो सरकार के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट है बोलना कि प्राइवेट सेक्टर डिमोटिवेटेड है। डिमोटिवेटेड आपने किया है। अशनीर जी, अगर एक बड़ा फैक्टर है जो है वो है ग्लोबल सिनेरियो, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में 3 कंडीशंस दी गई। पहली 2 कंडीशंस में कुछ चेंजेस होंगे, दूसरी कंडीशन में पूरा मल्टीपोलर ऑर्डर डिस्ट्रॉय होगा, तीसरी में सेस्मिक शॉक्स। मेरा सवाल आपसे यह है, इस सब के बीच में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जिसको लेकर कई अखबारों में छप रहा है, वो है पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट। 51% से घटाकर सरकार की हिस्सेदारी 26%। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डेफिसिट एक मॉनेटरी है, एक फिस्कल है। अगर हम फिस्कल पे फोकस करें तो शायद अभी हम ठीक ठाक बच जाएंगे। आपका टेक इस पे क्या है? देखिए, ग्लोबल जो सिनेरियो है वो सिनेरियो सबके लिए है। अब आप चाइना जैसी कंट्री भी लेंगे, वो भी ग्लोबल सिनेरियो में उसके बीच में ग्रो करता ही है ना, वो भी अपना काम चला ही रहे हैं। सो हर चीज का आप एक्सटर्नल ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं सिंपल चीज बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो फर्स्ट टर्म में चली थी, सेकेंड टर्म में वो बिल्कुल नहीं चली, थर्ड टर्म में तो अब इंसान दुखी हो गया है। अब आप इस बात को माने या ना माने, अब आप अपने सर्वे में जो मर्जी लिखते रहे कि ग्लोबल सिनेरियो ये है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। आम जनता ग्लोबली नहीं रहती, आम जनता भारत में रहती है, उसको डे टू डे इश्यूज का पता है। और मेरे को ये सिंपल पता है, आपका जीएसटी फ्लॉड है, आपको जीएसटी टैक्स रेट 5% करना पड़ेगा। आपका इनकम टैक्स पूरा टेररिज्म पे चल रहा है, बिल्कुल फ्लॉड है, आपको टैक्स रेट 20% करना पड़ेगा। आप फंडामेंटल चीजों पे बात करिए। एक इकोनॉमिक्स के थ्योरी पे जाएंगे तो फिर तो कोई एंड ही नहीं है। वी कैन ऑल डिबेट टिल द एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी 2 डिमांड्स क्या होंगी, एंड एज अ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन जो कि आम इंसान की तरह शॉपिंग करता है, अपने घर का बजट बनाता है, हर 31 या 30 तारीख को आपकी 2 डिमांड्स क्या होंगी? एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी बहुत ही सिंपल डिमांड है कि आप जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट है उसको लॉन्ग टर्म को 0 करिए वापस, और शॉर्ट टर्म को 10% करिए। उससे आपको इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आनी शुरू हो जाएंगी वापस। और एज एन एंटरप्रेन्योर हमको इन्वेस्टमेंट ही चाहिए, हमको सरकार का कोई और इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सेकेंड चीज जो है, रेगुलेटरी सर्टेनिटी चाहिए। आप 10 साल गेमिंग चलाते हैं, ओवरनाइट बंद कर देते हैं। आप आरबीआई हर रोज कोई ना कोई चीज को बंद करता रहता है। तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए। और कैपिटल गेन टैक्स रेट में कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म 0, शॉर्ट टर्म 10%। एज अ कॉमन मैन जो क्या कहते हैं हमको चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट अपनी जो ये फालतू की स्कीमें चला रही हैं और उसको फंड करने के लिए लोगों को और टैक्स करे जा रही है, उसको बंद किया जाए। लोगों के हाथ में आप पैसा छोड़िए, लोगों को बेस्ट पता है उनको अपना पैसा कहाँ पे लगाना है।
लोगों के हाथ में पैसा होगा, वो सेविंग्स में जाएगा, वही सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में जाएगी, उसी से इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर कॉमन मैन सफर करता रहेगा। एंड एक और चीज है, आपके खुद के नंबर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। आप बोलते हैं 0.25% इन्फ्लेशन है आप नॉर्मल इंसान से पूछिए, वो बोलेगा मेरे को एक चीज बता दो जिसमें 0.25% इन्फ्लेशन है। जब एक चीज में 0.25% इन्फ्लेशन नहीं है तो इंडिया में ओवरऑल 0.25% इन्फ्लेशन कैसे हो सकती है? तो आपको एक एक्नॉलेज करिए, मतलब रियलिस्टिक होने की जरूरत है। हम हकीकत का सामना करें और फिर उस चुनौती का सामना करना चाहिए। अश्नी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि हमने अभी एक ईयू के साथ बड़ी डील की है, हम और डील्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए और इससे भारत को बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते यहाँ भारत से आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो दुनिया में कम्पीट करना पड़ेगा। आपको चाइना के साथ ही तो आखिरकार कम्पीट करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन में जाके, अगर अपना सामान बेचना है तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है बजट में? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड में जीरो टैरिफ होने वाला है, चाहे आप इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो। एंड ट्रम्प भी पूरे दुनिया को वहीं पे लेके जा रहा है। अगर हर जगह पे जीरो टैरिफ हो गया तो जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है वो एक्सपोर्ट करेगा, जो कम कॉम्पिटिटिव है वो इंपोर्ट करेगा। सिंपल फैक्ट ये है कि अगर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं किया हुआ तो वो एक्सपोर्टर के लिए भी नहीं किया हुआ और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए भी नहीं किया हुआ। तो जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि आप हिंदुस्तान में कोई भी फैक्ट्री डालना एक गुनाह है, जुर्म है और आपको बहुत भुगतना पड़ता है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती है। टैरिफ ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हम समझ सकते हैं यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो आप चाहते हैं कि सरकार से पूछी जाए और सरकार करे, लेकिन अब मैं जरा सबसे फेवरेट सेगमेंट पर आता हूं और उसके लिए हमारे साथ पिछले साल वाले हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जयेंद्र मल्होत्रा जी, जिनके हाथ में एक पेन है और एक शीट होगी थोड़ी देर के अंदर, और वो बताने वाले होंगे कि टैक्स में क्या होना चाहिए। सर, निशान जी, क्या उम्मीद है? देखिए, मैं बोलूंगा हम T20 प्रैक्टिकल बताइएगा सर एकदम। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल निशान। T20 में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम बजट को T20 की तरह ना खेल के टेस्ट की तरह खेलें, और जो अश्नील सर बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोली थी, अगर हम कॉम्प्लायंसेस पे थोड़ा T20 की तरह जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स लेकर आएँ तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला। दूसरा, सुबह से बोल रहा हूँ निशान जी, अब टाइम आ गया है कि डिविडेंड पे कहीं ना कहीं जो 1,25,000 रुपए तक की रिबेट थी उसको बढ़ा के मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, यू हैव वन मोर प्रोफेशन वेटिंग फॉर यू एंड दैट इज पॉलिटिक्स। यू आर पॉलिटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट राइट नाउ। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, कैबिनेट से मंजूरी के बाद पेश होगा बजट। ये एक प्रोटोकॉल है, एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पहले वो राष्ट्रपति के पास गई, उसके बाद अब यहां पर कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बजट में क्या क्या होगा ये समझने वाली बात है। अमोद जी हमारे साथ हैं संसद भवन से। अमोद जी, कितनी देर और मैं हम मुझे बताया कि अमोद जी नहीं है, स्टूडियो गेस्ट है हमारे साथ, हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ, जयंत मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम पहले भी बात कर रहे थे। जयंत मल्होत्रा जी, आम लोगों के लिए टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता है, बार बार कहा जा रहा है, इस तरह की शायद स्थिति नहीं है कि बहुत टैक्स रिलीफ मिले, लेकिन कहां उन्हें राहत मिल सकती है? सुबह से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं वो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। मुझे जहां तक लग रहा है कि या तो देखिए 12 लाख तक तो एग्जाम्प्ट था ही था। सर पहले बताइए, नई टैक्स रिजीम या पुरानी? देखिए निशान जी, पिछले साल भी ये बात हुई थी, इस साल दोबारा रिपीट करूंगा, आप पुरानी टैक्स रिजीम को भूल जाइए, वो एक सनसेट क्लॉज की तरह धीरे धीरे चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में आपने 12 लाख तक की टैक्स रिबेट पिछले साल तक आपने बंद कर दिया था और बोला था स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया और कर देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद लग रही है, हो सकता है मैं टोटल गलत हूँ, जो 4 लाख तक का स्लैब है ना, 0 से 4, हो सकता है इस बार वो 0 से 7 हो जाए, कि 0 से 7 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला 12 लाख। इनका टाइट फ्रेम कट करिए, अगर हो जाए तो बता देंगे हम लोग कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ लगातार हैं, उन्होंने कहा ये प्रेडिक्शन है। बताइए सर एक बार पहले ये बता दिया था उन्होंने, पहले फिर से बता दीजिए एक बार सर, एक बार प्रेडिक्शन। जैसे हमारा 12 लाख तक का टैक्स, अभी तक हमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 12,75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, वो उसको शायद होके 1 लाख करके 13 लाख तक कर देंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि जो 0 से 4 तक, अगर आप 12,75,000 से ऊपर हैं करंट रिजीम में, तो अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो आपको 0 से 4, फिर आपको 4 से 8 तक की गिनती करनी पड़ेगी।
तो बजाय ऊपर का बढ़ाने के अगर हम नीचे से टिकरिंग कर दें कि 0 से 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना और फिर स्लैब रेट को आगे बढ़ा दें। अंडरस्टूड सर, मैं क्विकली बहुत सारी चीजें यहां पर जानना चाहूंगा, हमारे पास समय कम है, गेस्ट बहुत ज्यादा है। आप नंदिनी मैम हमारे साथ हैं, मैम प्रोफेसर नंदिनी दत्ता मैम। सोना चांदी ने सबको शेक करके रखा हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बजट का जो इंपैक्ट होगा वो इंपैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस में आप रुपये के ऊपर कुछ देखते हैं या नहीं देखते हैं, उसका कोई करेक्शन है कि नहीं है इससे? रुपये की करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है इन द शॉर्ट टर्म, तो कोई रुपये करेक्शन नहीं है। और मुझे लगता है हमारा सरकार भी चाहेंगे थोड़ा सा रूम मिले शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस के कारण। तो मुझे इमीडिएटली तो नहीं दिख रही है। रही बात प्रेशियस कमोडिटी, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे तो लग रहा है कि जो रूथलेस करेक्शन फ्राइडे को हुआ है उसके बाद भी 25 से लेके 40% गिरावट और आएगी, क्योंकि आप खुद समझिए कि इसकी जो रैलिंग था, ये रैली टोटली एक आर्टिफिशियल एसेट बबल पे बनी हुई थी, क्योंकि आपके शेयर प्राइसेस और शेयर वैल्यूएशंस बिल्कुल। अच्छा मैम, आप जो बता रही हैं, आलोक सर एक क्विक टेक। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, मैं बड़ी बड़ी जगह की बात कर रहा हूं जहां से जनरेट होता है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि सिल्वर नहीं है हमारे पास। अमेरिका ने सर, यू आर क्रॉसिंग द फ्रेम। अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम सिल्वर अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इंग्लैंड ने मना कर दिया है। भारत के जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं उनके पास स्टॉक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो कंजम्पशन सबसे ज्यादा करता है चाइना, उसका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, चीजों का डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। तो ये चांदी मांग कौन रहा है सर? सर मैं आपको सोने चांदी के बारे में बहुत साफ कर दूं कि 1 साल में 2 साल में जो इसका इंक्रीज था वो भी अतार्किक था, इरेशनल। सर ये भी बताइएगा कि आगे कहां जा रहा है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। इसीलिए इसका इंडस्ट्रियल यूज जितना है वो कई सालों से लगभग वैसा ही है, तो कोई इसमें बहुत एक्सेप्शनल सुधार की गुंजाइश नहीं है। चांदी सोने का सारा खेल जो हाल का है वो बेसिकली सटोरियों का और ऑपरेटर्स का है, और जिनका ऊपर और नीचे जाना एक तरह से आम आदमी के हिसाब से रैशनल होता है। तो मुझे इसमें बहुत वायलेंट ऊपर और नीचे आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो आम इन्वेस्टर है, सर ऊपर या नीचे? ऊपर एक दिन, नीचे एक दिन। अरे आप सर, आप देखिए, इसलिए मैं एडवाइस आप जयेंद्र जी के बगल में बैठ के इन्फ्लुएंस हो गए। आलोक जी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं कोई छोटा इन्वेस्टर इससे दूर रहे। इस सट्टेबाजों का गेम है ये, फिलहाल दूर रही है इससे। 2008 की सब प्राइम क्राइसिस आप सोच लीजिए, सारा तो ट्रेडिंग पेपर वेल्थ पे हो रहा है, एक्चुअल सिल्वर में कहाँ हो रहा है। आप यू आर द सेकंड पर्सन आई एम हियरिंग दिस सिंस मॉर्निंग। आप जो बता रही हैं 2008 की सब प्राइम क्राइसिस। सुमेरा। नंदिनी जी, लेकिन हम जब बजट की बात कर रहे हैं, हम जब भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर आज निर्मला सीतारमण फोकस कर सकती है, क्योंकि उनके लिए बहुत टाइट रोप वॉक है ये? ओनली मुझे जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही डायरेक्शन आनी चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्सेशन, सब्सिडीज उससे नहीं होगा। आपको डिमांड बूस्ट करना पड़ेगा, यानी कुछ हद तक आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर से करनी पड़ेगी। पीपल आर आउट ऑफ देयर पॉकेट्स। मेरा एक प्रेडिक्शन मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, एक प्रेडिक्शन। आलोक जी, अब देखिए, आप इकोनॉमिकली करेक्ट हो जाइएगा, पॉलिटिकली करेक्ट मत होइएगा प्लीज। यहाँ पर देखिए, पिछली बार तो हमने मखाना देखा था, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी बिहार के लिए। इस बार कहां पर फोकस ज्यादा होगा, तमिलनाडु या बंगाल? देखिए, बंगाल और तमिलनाडु दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। रेल बजट भी अब मुख्य बजट का पार्ट हो गया है, तो मैं जो देख पा रहा हूं कि बंगाल से जुड़ी गाड़ियों के बारे में, बंगाल से जुड़े ट्रैक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमको मिल सकती हैं। तमिलनाडु तो पॉलिटिकली आप उम्मीद उतनी नहीं कर सकते, बंगाल से उम्मीदें हैं, यानी तमिलनाडु की फ्लेवर आपको दिखाई पड़ सकता है। यानी तमिलनाडु की साड़ी पहनी है, लेकिन शायद ज्यादा कुछ ना मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल की साड़ी भले ही ना हो, लेकिन वहां मिल ज्यादा सकता है, क्योंकि वहां से राजनीतिक लाभ ज्यादा होगा। लेकिन सागर सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। सागर, एक बड़ा सवाल ये कि
आम आदमी के बारे में बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब बस इसके बाद संसद भवन के लिए रवाना होंगी। संसद भवन में ही है, लेकिन अब संसद भवन में जाकर बजट को पेश करेंगी निर्मला बजट को सीतारमण। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नहीं मिले, बट नेवरदलेस लेकिन उसके बावजूद ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, औपचारिकताएं हैं, एक एक कर वो सब पूरी की गई हैं। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निर्मला सीतारमण जाकर इस बजट को पेश करेंगी। हम उस बजट को सुनेंगे, हिंदी में आपको TV9 भारतवर्ष पर ये बजट सुनने को मिलेगा और इसके हर पक्ष के बारे में, हर पहलू के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपको लगातार बड़ी बातें भी बजट की दिखाते रहेंगे। ये बजट लेकिन बहुत मुश्किल बजट भी है सागर, ये कहा जा रहा है। सागर से ना या मैं सवाल ये बजट एक मुश्किल बजट है, ये कहा जा रहा है। इस मुश्किल रास्ते को किस तरह से आगे तय करेंगी निर्मला सीतारमण? युवाओं को बहुत उम्मीद है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर पर फोकस रहने वाला है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मुश्किल बजट इसलिए है क्योंकि ग्लोबली इस बजट को देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में देखिए जो पैसा आता है ना, एक बड़ा चंक हमारा बाहर से आता है, FDI इन्वेस्टमेंट है। पिछले 1 साल से FDI का पैसा लगातार निकल रहा है। साथ ही थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि प्राइवेट जो हमारे प्लेयर्स हैं, प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी कैश में बैठे हुए, मतलब पैसा होल्ड करके रखे हुए, मार्केट में नहीं डाल रहे हैं। कारण है अनसर्टेनिटी। अच्छा, जैसे सेक्टर की आपने बात करी, किन किन सेक्टर पर फोकस हो सकता है, तो नंबर 1 सेक्टर जो होगा डिफेंस 2 वजह से सेक्टर फोकस में रहेगा। क्योंकि आप देखो, इन दिनों लड़ाई का माहौल चल रहा है, कभी ये देश लड़ रहे हैं, कभी वो लड़ रहे हैं, तो डिफेंस पर स्ट्रेंथ ज़रूरी है। आगे आप कई देश भी देखें, यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि 50% बजट बढ़ाने वाले हैं अपने डिफेंस का। वो कनाडा ने डिफेंस का बजट बढ़ाया, पाकिस्तान तक ने बढ़ाया है, कई देशों ने डिफेंस का बजट बढ़ाया है। तो एक वजह ये भी बनती है कि हमको डिफेंस का बजट बढ़ाना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी और लड़ाई का माहौल है। दूसरा वजह ये बनता है डिफेंस बजट बढ़ाने का कि हम अब डिफेंस की इक्विपमेंट्स बाहर हमने बेचना भी शुरू कर दिया है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चर्स बनेंगी, MSME को सपोर्ट मिलेगा। और डिफेंस के साथ साथ मैं फोकस करूंगा मैन्युफैक्चरिंग पे, फोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हम चाइना जैसी अगर कंट्रीज़ को देखें कि चाइना ने पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। वो कभी भी आके कह देता है कि चांदी बंद नहीं देंगे बाहर दुनिया के देश को, और एक रीज़न निकाल के ले आता है कि भैया हमको खुद को ज़रूरत है, इसलिए हम बाहर के देशों को नहीं देंगे, और दुनिया को मानना पड़ता है। चाइना जैसे देश की मोनोपोली का कारण सबसे बड़ा ये है कि चाइना कंज्यूमर तो है, लेकिन साथ में प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है। वो भारत के साथ समस्या ये है कि भारत कंज्यूमर तो है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत है, लेकिन भारत कंज्यूमर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर नहीं है। लेकिन सर, चाइना की सप्लाई लाइंस तो अमेरिका खराब कर रहा है। मैं यहाँ पर संजय जी के पास चलूंगा। संजय जी, जो बड़ी अंग्रेजों के जमाने का वो डायलॉग है शोले का, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। FDI बाहर जा रहा है, स्टॉक मार्केट से FIIs बाहर जा रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक मार्केट चला कौन रहा है और चल कैसे रहा है? और फिर आगे आपको मैं स्टॉक मार्केट स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में रहता है इट्स अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। हमने बचपन में पढ़ा था, हालांकि मैं एग्री और डिसएग्री। दूसरा सवाल जो मेरा आपसे, वो इसी से मिलता जुलता है। एक इकोनॉमी जो सेविंग इकोनॉमी थी भारत की, वो अब धीरे धीरे क्रेडिट इकोनॉमी में जा रही है, डेट इकोनॉमी में जा रही है, वो भी मिडिल क्लास के लिहाज से। दोनों बहुत अलार्म है। योर टेक, क्या होगा इसमें? देखिए सर, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा वो है कि क्रेडिट इकोनॉमी हो रही है, तो मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूं। पिछले 5 साल में पर्सनल लोन्स की जो ग्रोथ हुई है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई है, मतलब विच इज 14 to 15% CAGR। और उसमें भी जो सबसे बड़ी कैटेगरी निकल के आई है वो आईफोन नहीं है, वो ट्रैवल हो चुका है और कॉन्सर्ट्स हो चुका है। तो आजकल के जो जेनजी है वो ट्रैवल कर रहे हैं और कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हैं, इवन फॉर हेल्थ, उधार लेके। हेल्थ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अगर आप ये देखें तो यानी कि लोगों की मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं लाइफ से कि भाई यू ओनली लिव वंस। तो मैं उन लोगों को कहता हूं, बेटा अगर तुम ज्यादा जी गए ना तो तुम्हारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मतलब फिर यू ओनली लिव वंस वाला सिस्टम चलेगा नहीं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच वी हैव टू फोकस। आप देखें, यूएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी की, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कह दिया कि जो आप 36% 40% साल का ब्याज लेते थे, अब आप 10% लोगे। इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड के ब्याज जो है वो 42% पर एनम के हिसाब से है। तो अगर इंडिया भी ऐसा कोई रेवोल्यूशन लेके आ जाए जहां क्रेडिट कार्ड, आपको लगता है कि सरकार कुछ करेगी? बिकॉज हमारी सेविंग इकोनॉमी है, करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो लोगों के पैसे हाथ से जाएंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा, लोगों को पता भी नहीं चलता है। ओके, और सेकंड पार्ट जो आपने FDI की बात करी, तो मैं आपको FIIs की बात करी, मैं इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। पिछले 10 साल में, 8 से 10 साल में FIIs ने टोटल 10 लाख करोड़ मार्केट से बाहर लेके गए हैं, 10 लाख करोड़।
और उतना ही पैसा इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है। मतलब सिप चला रहा है, SIPs चली हैं जो आज महीने की करीबन 25 से 30 हजार करोड़ हो चुकी हैं, साल की 3-4 लाख करोड़ के रेंज में है। पर अगर उनको सुमेरा भी काफी देखती रहती है अपनी SIP पर अगर उनको अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिले तो वो भी छोड़ के जा सकते हैं। और इंडिया में अगर इंडिया को ग्रो करना है तो उनको FII FDI से ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉरेन इनकम पे। अगर फॉरेन इनकम बनानी है तो सबसे बढ़िया तरीका है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म पे भी फोकस करें तो डॉलर घर पे आता है, और जब डॉलर घर पे आता है वो जाएगा ही नहीं बाहर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव देने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमें compete करना है दुनिया में, हमें ये तमाम ट्रेड डील्स जो करनी है, जो मैं पहले भी सवाल कर रही थी, इसको बूस्ट करने के लिए और क्या किया जा सकता है ताकि कॉम्पिटिटिव हो हम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल R&D पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोकस की जरूरत है। सेकंड, टैक्स ब्रेक्स के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा प्रमोटर्स को। आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिवाइज करके उनसे लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। Agree. तो 8 साल 10 साल के भी आपको उनको ऐसे ऐसे गिफ्ट्स देने पड़ेंगे कि जो सिस्टम में 5-10 साल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको और भी अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स मिले। थर्ड, उसके लिए जिस तरीके से अभी मार्केट्स ओपन की जा रही है, यूके के साथ ट्रेड डील हो रही है, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है, उनके लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी सरकार को करना पड़ेगा। तो ये 3-4 बड़ी चीजें करेंगे तो आई एम श्योर। थोड़ा सा टेक मैं यहाँ पे लूंगा। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और एक खबर आ जाए कि ईरान पर हमला हो गया, जनरल कुलकर्णी सर, उसके बाद क्या होगा? ईरान के ऊपर हमला हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि तेल के ऊपर जो टोटल कंट्रोल है वो ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो है किसी को भी तेल ना बेचे, सिर्फ अमेरिका के इशारे पर जिसको वो चाहे उसी को बेचे, और इससे असर होगा चीन के ऊपर। मुझे लगता है होपफुली ये कंट्रोल में रहना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि चीन के धीरे धीरे जो एनर्जी रूट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। वेनेजुएला के ऊपर ज़बरदस्त पाबंदी, जहाँ से 80% तेल चीन उठाता था, वहाँ पे ईरान के साथ, जिसके साथ $400 बिलियन का 25 साल का डील है, उसके ऊपर रुकावट। फॉल्स इन लाइन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि फॉर मी द न्यू गोल्ड इज फ्यूल, इज गैस। ये उनका पहली स्पीच में था। अमिताभ जी, आपके पास हम बड़ी देर से नहीं आए, क्विक टेक सर। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, दे आर क्लोजली लिंक्ड, नॉट क्लोजली लिंक्ड बट इंटरट्विन्ड। अभी के हालात में आपको क्या लग रहा है? हमारे लिए 2 टर्निंग पॉइंट रहे हैं सर, और ये जहां पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ। पहला टर्निंग पॉइंट एप्पल की भारत में मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा टर्निंग पॉइंट ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर में और ब्रह्मोस की भारत में परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपको लगता है? यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस, योर टेक सर। देखिए, 80,000 करोड़ का एप्पल का मार्केट भारत में है। हम 80,000 करोड़ रुपए का एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं इंडिया में। हर साल 10% उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो बाहर हम अब तक बाहर प्रोड्यूस होता था, हम प्रोड्यूस करके खुद कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ी है। दूसरा, मैं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ यहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे जब से अमेरिका के में फॉरेन एडमिशन्स कम हुए हैं, 30% भारतीय जो जाते थे विदेशों में, खासकर अमेरिका में, वो अब यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको रोकें और अपने कंट्री में उनको पढ़ाने की व्यवस्था करें, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। तीसरी बात, सबसे जो तेल का हमेशा एक अनिश्चितता बनी हुई है दुनिया में, अनिश्चितता रहेगी भी, उस तेल के मार्केट को हम कितना उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बस 9 मिनट बाकी हैं, बस 9 मिनट सुमेरा, बस 9 मिनट। लेकिन क्योंकि हम अनिश्चितता की बात कर रहे हैं, दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है, हम इसे कह भी रहे हैं कि देखिए ये युद्ध काल का बजट है। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दुनिया में ये अनिश्चितता अभी और कुछ समय तक बनी रहने वाली है। किस तरह की स्थिति आप दुनिया में अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप इसी तरह से बयान देंगे, उनकी जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, वो दुनिया को प्रभावित कर रही है। किस तरह के हालात आगे आप देख रहे हैं जिससे भारत को जूझना है? मुझसे पूछा? जी सर। जी सर। नहीं, देखिए, बिल्कुल इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा। ये पहली बार नहीं है कि ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को भारत ने फेस किया है। इससे पहले भी हमने बहुत बड़ी रेजिलेंस दिखाई है। 90s में आप आसियान करेंसी क्राइसिस को ले लीजिए, 2007 और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ले लीजिए, फिर उसके बाद जो कोविड से परिस्थितियां पैदा हुई, तो आई थिंक हमने नेविगेट किया उसको। बट अब सीरियसनेस कुछ ज़्यादा हो रही है इसमें। जो अब सबसे बड़ा जो हम बात करते रहेगा कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर,
उसको थ्रेट है, मल्टीलेटरलिज्म को थ्रेट है, उसके बाद यूज़ ऑफ फोर्स टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना, ये बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा, शुरू वो छोटी सी कंट्री से हुआ, अज़रबैजान अर्मीनिया के खिलाफ, उसके बाद रशिया यूक्रेन के खिलाफ, अब इजराइल हमास ईरान के खिलाफ। तो ये जो ट्रेंड बन रहे हैं ना, ये बहुत ही इसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं। इसमें ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं, आपने ईरान के बारे में बात करी थी, अगर आज ईरान पे अटैक हो जाता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर वो बंद कर देता है तो आप देखिए कितनी शिपिंग होकर वहाँ से ग्लोबल ट्रेड जाती है, तो उसका कितना नुकसान होने वाला है। तो हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज और अपने जो हेजिंग करनी है वो करनी पड़ेगी। शुरू कर दी है हमने। अब मैं यहाँ पर सीधे चलूंगा, एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि अभी सिर्फ 6 मिनट बाकी है, इन फ्यू मिनट्स 5 मिनट बाकी होंगे। आलोक सर 2 मिनट के लिए लेट्स डू सम रोल प्ले। जी जी, आप सोचिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के। जी जी, आपको इकोनॉमी को भी देखना है जी, डेफिसिट भी संभालना है, ट्रम्प को भी देखना है जी, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और आपको चुनाव भी देखना है। जी जी, फिर आपको पूर्ति करनी है उस डिमांड्स की जो कि एक होती है हमारे उसको मिडिल क्लास कहते हैं। तो हाउ विल यू मैनेज? देखिए, इस देश में चुनाव जीत 3 पॉइंटर पे सर एकदम 80 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, इंडिया का युगांडा है, उसको आप किसान निधि दीजिए, उसको आप सब्सिडी दीजिए, मिडिल क्लास की पॉलिटिकली कोई औकात नहीं है। आप कुछ ना दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा इसमें मौका यह है कि इंडिया को एआई में चाइनीज बन जाना चाहिए। एआई के सारे प्रोडक्ट्स बहुत कम कीमत पे वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री ला सकता है तो वो इंडिया है। इंडिया के पास सॉफ्टवेयर पावर है, टेक्निकल पावर है। लेकिन सर 2 चीजें यहाँ पर मैं आपसे, क्योंकि आपने एआई का जिक्र किया, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ चिप मेकिंग, चाइना ने डीप सेक लाके दुनिया को सरप्राइज किया है। जी जी। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एआई, क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एप्लीकेशन? सर मैं उसी पे आ रहा हूं कि एआई के अभी जितने मेजर सोर्सेज हैं उसमें इंडियन नहीं है। बहुत महंगी चीज है। इंडिया अगर ये कर दे कि बहुत आसान, अश्विनी वैष्णव जी आपसे बड़े नाराज हो जाएंगे, उन्होंने आईएमएफ को भी जवाब दिया इस बार दावोस में। कर दे अगर इंडिया और वर्ल्ड ओवर, तो इंडिया के पास ये कैपेसिटी है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के मुकाबले पहुंचेगा कब, ये एक भविष्य की बात है। सही बात। एआई के मुकाबले इंडिया 1 साल में पहुंच सकता है अगर उसे ढंग से इंसेंटिव दिया जाए। इसी विचार को आगे लेकर जाते हैं प्रोफेसर नंदिनी दत्ता। ये क्या एक क्षेत्र हो सकता है जिसमें भारत को अपनी बढ़त बनानी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कॉम्पिटिटिव है। एआई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिमांड अगर बढ़ेंगे तो एआई के डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। हमारे पास किस तरह के स्किल मैन पावर है, हम उसको एआई को लेस एक्सपेंसिवली हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं।